हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम्स देखिए यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 14 नवंबर 2023 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन देखा था। आज हम लोग सेकंड शिफ्ट यानी 12 बजे से जो 1:30 बजे का टाइम पीरियड है, इसके दौरान जो पेपर हुआ उसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 14 नवंबर 2023 को ये पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आइए देखते हैं कि जो मैथ के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे पेपर में, ताकि हमारे जो समय है उसका बचत हो और हम अच्छे से पेपर सॉल्व कर पाएँ। मैं कुछ टिप्स आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप आसानी से पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है और इसमें पूछा गया है, यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि अगर हम किसी चीज़ की कीमत को बढ़ा देते हैं तो उसमें जो खपत है उसमें कमी आ जाती है। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। निकटतम पूर्णांक यानी कि लगभग कितना होगा पूर्णांक में, आंसर हमको बताना है। तो अगर हम 28% को फ्रैक्शन में लिखें तो हम लिखेंगे कि इस प्रकार से 28/100। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये आएगा 7/25। अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 7 28 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब हम इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो कोई चीज़ 25 रुपये की है और उसमें 28% बढ़ जाता है तो 25 से क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। 7 प्लस हो गया उसमें क्योंकि बढ़ी है कीमत। अब हमारी खपत क्या हो जाएगी, इसी प्रकार से खपत हमारी घट के 32 से 25 हो जाएगी। तो यही पूछा गया है कि उसमें प्रतिशत कमी है, हमको कितनी करनी पड़ेगी। तो 32 से कोई चीज़ अगर 25 हो रही है तो उसमें 7 की कमी हो रही है। तो हम कैसे इसको प्रतिशत में लिखेंगे, तो 7 तो आएगा हमारा ऊपर और 32 आएगा नीचे, क्योंकि 32 से कमी हो रही है। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, बस इसी को सॉल्व कर लेना है हमें। तो हमारा आंसर लगभग में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको 16 लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो इसको 50 लिख सकते हैं, और इसके बाद हम 8 और 25 इसको लिख सकते हैं ऐसे कट करके। फिर 25 सत्ते 175 होता है और अपॉन 8 लिखेंगे। ये जाएगा 8 दूनी 16, एक बचेगा और 21 पॉइंट में कुछ जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक में ऐसा पूछा हुआ है तो हम 22 ही इसका मारेंगे, क्योंकि 21 से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे हमको बचेगा 1 यानी कि 15, फिर 8 दूनी 16 यानी मतलब 22 से थोड़ा सा ही कम होगा, इसलिए हमको इसको 22 ही लगाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है, यदि k² + 3 और k³ + 5 अभाज्य संख्याएं हैं तो k का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन उसको हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करिएगा, इजी पड़ेगा। जैसे हम 3 को अगर मान लें तो k की जगह पे 3 रखेंगे, 3 हो गया, फिर 9 3 12 हो गया, इसके अलावा 27 5 32 हो गया। क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं? बिल्कुल नहीं। 12 3 और 4 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 32 8 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 2 से। ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। इसी प्रकार आपको 7 को लेकर चेक करेंगे और इसी प्रकार 4 को लेकर चेक करेंगे। 2 जब हम रखेंगे तो यहाँ पे k की जगह पे 2 आ जाएगा, फिर 4 3 7, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7, फिर मिल गया 8 5 13, और ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 3। इसमें पूछा गया है, यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहन के धन का 86% हो जाएगी। सोहन के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, राम के धन का 45%, तो राम का 45% प्लस सोहम को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, सोहम के 1/2 यानी 50%, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो सोहम के 86% के बराबर हो जाता है। 86/100 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्या करना है, अगला स्टेप, इसको पहले कैंसिल कर लेते हैं। 5 9 45 और 5 से ही चला जाएगा 20 बार। तो 9r/20 प्लस s/2 इक्वल टू, अब इसको भी काट लेते हैं,
तो 86 को 2 से हम अगर काटें तो यहाँ पे जाएगा 43 टाइम्स, यानी 43s/100, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब अगली लाइन में क्या करना है, जो s वाला ये पार्ट है s/2 और 43s/100, तो s/2 को हमको घटा देना है इससे। अगले स्टेप में इसको करते हैं। अगले स्टेप में क्या करना है, 9r/20 इसके बराबर में करेंगे 43s/50 माइनस s/2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास, जैसे हम इसका एलसीएम लेंगे दोनों का तो 43s हो जाएगा और इधर हो जाएगा 25, इन दोनों को घटाएंगे हम तो हमारे पास आएगा 18s/50, ये आएगा यहाँ से निकल करके। फिर इसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, r और s का रेशियो हम निकाल रहे हैं। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे तो r/s आ जाएगा हमारे पास 4/5, और हम 4 को 400 मान सकते हैं, 5 को 500 मान सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था। तो सोहम के पास तो 5 है, राम के धन का, तो राम का धन तो 4 है, तो क्या करेंगे 4 लिखेंगे, सोहम का धन 4 है, राम के धन का पूछा है बट्टे 4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ से चल जाएंगे 25 बार और 25 पंचे 125% आ जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। a³ + b³ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, a + b और इसकी इंटू हो जाएगा a² - ab + b², ये हो जाएगा a³ + b³ का फॉर्मूला। बस यही फार्मूला अगर आप देखेंगे तो 0.061 इंटू 0.061 इंटू 0.061 a³ हो गया, इधर हो गया b³। और इसी प्रकार अगर हम इसके डिनोमिनेटर में देखते हैं तो यहाँ पे है a² - ab + b², तो जो हमारा पार्ट है वो a + b बस बचेगा, बाकी पूरा इधर का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ है और यहाँ पे वही सेम चीज़ फार्मूला की है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। जो कि पार्ट है a² - ab + b², दोनों में ये बचेगा अगर हम ऊपर फार्मूला लगा देंगे। इतना बस पार्ट हमारे पास बचेगा a + b। तो एक जहाँ पे a कितना है 0.061 और b हमारे पास है 0.031। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.092। बस ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। अगर आपसे फार्मूला आपको याद होता तो ये आराम से बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 5। पांचवी अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पांचवी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो पहली अभाज्य संख्या 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 11 हो गई। तो पांचवी अभाज्य संख्या 11 और 100 के बाद वाली ठीक होगी 101। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1111। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य 40% की छूट दी जाती है अंकित मूल्य में, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। हम मानते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है यानी कॉस्ट प्राइस 100 है और अंकित मूल्य क्योंकि 75% अधिक है तो इसको हम 175 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि इसमें 40% की छूट दी जाती है, तो हम जब 40% की छूट देंगे तो हम इसको 60/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भाई छूट दी जाएगी उसमें 100 से घटा के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3/5 और 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 तिहाई 15 और 5 25। फिर यहाँ से 35 तिहाई 105 होता है, तो मतलब 100 की चीज़ को 105 में बेचा जा रहा है। तो कितने का लाभ हो रहा है, 5 का। तो 5/100 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और 5% हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 7। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा, इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा कहीं से भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अरुण ने 525 में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हम एक अमरूद की कीमत यहाँ से पहले निकालेंगे। 525 रुपये में उसने कितने खरीदे हैं? 150। तो एक का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, पचम 25। फिर यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 6 के 30 हो गया और यहाँ से हो जाएगा 21, 21/6। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। यानी कि एक अमरूद की कीमत हमारे पास आई है 3.5 रुपये, यानी 3.5 रुपये हम कह सकते हैं। अब हमको क्या करना है, उसने बेचे कितने में है? 36 रुपये प्रति दर्जन। 36 रुपये में बेचे हैं कितने? 12। दर्जन में कितने आते हैं? 12। तो 12 मतलब एक अमरूद की कीमत हम निकालेंगे कि एक अमरूद कितने में उसने बेचा। तो 12 तिहाई 36 यानी 3 रुपये में उसने बेचा। 3.5 में खरीदा था और 3 में बेचा, तो उसको कितने का घाटा हुआ? 0.5 का। कितने पे? 3.5, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे रखी जाती है। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। एक पॉइंट से एक पॉइंट यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 और 5 से 5 सत्ते 35, यानी 100/60 हम कह सकते हैं कि 100/60 रुपये की उसको हानि हुई। 100/60, इसको जब हम 100 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14.29%। इतने प्रतिशत की उसको हानि हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया 4.5 मीटर लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो हम इस प्रकार का एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसमें ये जो नीचे वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? आधार। और आधार क्या है? यहाँ पे छाया है 4.5 जो यहाँ पे दी गई है 4.15 मीटर। यहाँ पे जो पेड़ है यानी ऊर्ध्वाधर खंभा है वो है 8.3 यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लंब और आधार दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे डायग्राम की अगर हम बात करें तो उसमें भी छाया जो है यहाँ पे दी गई है 40 मीटर, और जो पेड़ की ऊंचाई है यानी ये वाला भाग, लंब वाला भाग यहाँ पे पूछा गया है हमसे। तो यहाँ पे एक बात कही गई है समान परिस्थितियों में, यानी जितना कोण इसमें बनेगा उतना ही कोण इस वाले स्थिति में भी बनेगा, दोनों में समान कोण बनेंगे। तो हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, इसके लंब बटे आधार के बराबर कर देते हैं। जैसे इसका लंब कितना है? 8.3 और बटे में होगा 4.15 और इसके बराबर में होगा दूसरे पेड़ की लंबाई, हम इसको h मान लेते हैं। और छाया कितनी बनी है? 40 मीटर की। अब एक पॉइंट से एक पॉइंट हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। 415 दूनी 830, 2 टाइम यहाँ पे चला गया और जो h की वैल्यू है वो 4, 40 दूना 80 यानी 80 मीटर आ गई। तो बस ऐसे ही हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 80। अगला है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 9 और इसमें पूछा गया है 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है तो इसमें हम हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो कि होता है √s b और s-c, जहाँ पे s क्या है? यहाँ पे ये होता है अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। तो अगर हम तीनों का योग करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 50 का अगर हाफ करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी s के वैल्यू हमको मिल जाएगी 25। अब सूत्र में हम इसको रखेंगे तो 25 और 25 माइनस 24 करेंगे तो आ जाएगा 1, फिर 25 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, फिर करेंगे 25 माइनस 9 तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब क्या होगा? यहाँ पे 25 से हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं तो हमको 5 मिल गया। 8 से हमको क्या मिल जाएगा? 4,
तो 4 का हम बाहर जब निकालेंगे रूट के तो हमको मिलेगा 2, और 16 से हम ले लेंगे 4, बस 1 2 बच जाएगा जो 8 के पास है, तो रूट के अंदर आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 चौको 40, यानी 40√2 ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले सामने हमारे है क्वेश्चन नंबर 10। किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है। यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है, तो 2 वर्ष के बाद देश की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो जन्म दर 13 है और मृत्यु दर 9% है, तो 1 वर्ष में 4% की बढ़त हो रही है। तो 1,87,500, और क्योंकि बढ़त हो रही है तो हम इसको 100 में ऐड करके लिखेंगे। 104/100 और गुणे 104/100। 2 बार हमने क्यों लिखा 104/100? क्योंकि 2 वर्षों की बात यहाँ पे की जा रही है कि 2 वर्षों बाद। बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 5 से कटेंगे तो 5 तिहाई 15, 2 बचेगा 5 25 और 5 25, सॉरी 5 तिहाई 15, 5 7 35, यहाँ पे 375 होगा। फिर यहाँ पे इसको काट देंगे 5 से तो ये जाएगा 20 बार। फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35 और 5 25, 5 चौको 20। 4 से इसको काटेंगे 104 को, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 4 छंग 24, यानी 4 6 24। सॉरी 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया था हमारे पास? तो उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बचा था 75 गुणे 104 गुणे 26। 75 और 26 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1950, और इसको मल्टीप्लाई करना है 104 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,02,800, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारे पास प्रश्न क्रमांक 11। एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे लाभ की गणना करें। तो ये क्योंकि ये साधारण ब्याज का प्रश्न है तो ये इजी बन गया। इसको कैसे सॉल्व करना है? 4% 2 वर्ष के लिए तो टोटल 8% हो गया। फिर 25/4 ये 2 वर्ष के लिए दिया गया, 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो 2 दूनी 4, 25/2 ये हो जाएगा 12.5%। 8% और 12.5%, यानी उसको 4.5% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बस 5,000 का 4.5% हमको निकाल देना है। 5,000 लिखेंगे यहाँ पे, 4.5% यानी 45/1000 हम इसको लिख सकते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। 5 25 के 5 कैरी 2, 5 को 20, 2 22, 225। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ए, बी और सी क्रमशः एक कार्य को 8, 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए, बी, सी कितने दिनों में? 8, 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे आएगा 120, 15 8 120, यानी ए की क्षमता 15 हो गई। बी की क्षमता 10 को 120 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 12, फिर 12 दाम 120, सी की क्षमता 10। तीनों को ऐड करेंगे, तीनों की क्षमताएं आ जाएंगी 15 12 27 10 37, ये आ जाएगी 37। टोटल वर्क है 120, उसको डिवाइड करेंगे क्षमता से तो ये आ जाएगा दिन, और यही हमको दिया गया है सेम टू सेम ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा गया 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। क्योंकि जो तार होता है वो एक बेलन का रूप होता है, इसलिए हम गोले के आयतन को बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। तो गोले का आयतन 4/3 πr³ बराबर πr² h, बेलन का आयतन। यहाँ से हम पाई कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो यहाँ पे त्रिज्या दी गई है
दिया गया है व्यास, तो इसकी आधी हो जाएगी त्रिज्या। यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का आधा 15 हो जाएगा। तो 15 गुणे 15 गुणे 15 इधर हो जाएगा 5 गुणे 5 और h। हमने 5 5 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे जो व्यास है वो 10 दिया गया है बेलन का। हमको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 5 तिहाई 15, फिर से 5 तिहाई 15 और 3 से 3 कैंसिल, तो 15 चौको 60 तिहाई 180। जो h की वैल्यू है वो आ गई 180 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, यह एक बहुत ही इजी प्रश्न है। यहाँ पर पूछा गया प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। जो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। तो 4 से स्टार्ट करेंगे, फिर 5 नहीं होगा, 6 होगा भाज्य, 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10। ये हो जाएगा हमारी 5 भाज्य संख्या। हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 37 यानी 37, और इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमको औसत निकालना है। 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, तो यहाँ पे आएगा 7.4। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 55 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर पर आवर की गति से विमान द्वारा 4500 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव द्वारा 400 किलोमीटर, फिर 35 किलोमीटर पर आवर की गति से ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर। तो यहाँ पे पूछा गया पूरी यात्रा की औसत गति। तो यहाँ पे होगा कुल दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। औसत गति क्या होगी? कुल दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। कुल दूरी के लिए हम इन सभी को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसको हम ऐड करके निकालते हैं। एक मिनट रुकिएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है, जिसमें कि 55 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से ट्रेन द्वारा 550 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से विमान द्वारा 4500 किलोमीटर, इसी प्रकार से नाव द्वारा 400 किलोमीटर और ऑटो द्वारा 55 किलोमीटर। यहाँ पे पूछा गया है औसत गति क्या होगी पूरी यात्रा की। तो क्या करेंगे हम, कुल दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। दूरी को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5055 यानी 5505 किलोमीटर कुल दूरी। इसी प्रकार से हम अगर समय को निकालेंगे तो हमको 1 बाई 1 निकालना पड़ेगा। जैसे कि 550 पहली यात्रा की बात करें तो 550 बटे 55 करेंगे, 10 घंटे टाइम लगा। इसी प्रकार से 9 घंटे टाइम लगेगा, नेक्स्ट में 16 घंटे और 11 बटे 7 घंटे। अब हमको टाइम को भी टोटल ऐड कर लेना है। तो जब हम टाइम को ऐड करेंगे तो यहाँ पे होगा 26 और 9 35 हो जाएगा। 35 प्लस 11 बटे 7, इस प्रकार से कुछ हमारे सामने ये टाइम निकलेगा। अब क्या करेंगे, हमारे सामने टोटल डिस्टेंस से थी 5505 किलोमीटर, और जो हमारे सामने टोटल डिस्टेंस थी 5505 किलोमीटर, और यहाँ पे समय दिया गया था 35 प्लस 11 बटे 7। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 को जितना आएगा उसमें ऐड करेंगे। तो ये कुछ हो जाएगा हमारे सामने 6256, और जो 7 है ये मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा। बस अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे हम इसको कैंसिल कर पाएँ, क्योंकि ऊपर 5505 है, फिर 7 है, तो 256 को कोई काट नहीं पा रहा। तो हमारे डिनोमिनेटर में 256 होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हम स्मार्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। तो आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।